राम राम सभी को। देखिए दोस्तों, आज की हम लोग जो क्लास शुरू कर रहे हैं यूपी स्पेशल पेपर 5 को शुरू कर रहे हैं और ये यूपी पीसीएस मेंस 2025 और 2026 दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जो ऑलरेडी मैंने 8 लेक्चर कंप्लीट करा दिए, जिसमें उत्तर प्रदेश के इतिहास को एक एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड तक के सारे टॉपिक को कवर किया है। और आज हम उसके आगे की क्लास करेंगे, जिसमें अभी तक टोटल मैंने 38 पेज को कंप्लीट करा दिया है। जो हमारे नोट्स हैं वो लगभग 140 पेजेस के हैं और उसी नोट्स को मैं आपको इलेबोरेट कर रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं। यहां पर ये सारी चीज देख रहे हैं, ये ग्लैंस एकेडमी के ऑफिशियली हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हैं। जिन बच्चों ने इस नोट्स को परचेस किया है उनको बहुत बेनिफिट मिल रहा है अपनी टेस्ट सीरीज लिखने में, अपने आंसर राइटिंग के इनरिचमेंट में। प्रोग्रेस उनकी अच्छी चली है, लेकिन बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर अगर इस पर आप एक क्लास भी लेते रहेंगे तो हमें और भी आइडिया लगेगा कि हम कैसे इन चीजों को और अच्छे से प्रेजेंट करें। और इसी वजह से मैंने ऑलरेडी 8 क्लास कंप्लीट की है और बीच में गैप हो गया था, एक लंबा गैप हो गया था, लेकिन अब ये कंटिन्यू चलेगा। और यहां पर आप देखोगे लगभग लगभग ये जो जितने पेज में आपको स्क्रॉल करते हुए ले जा रहा हूं ऊपर, आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो सेकंड यूनिट करने वाले हैं शुरू। अब सेकंड यूनिट से पहले हम बात करते हैं सिलेबस की कि सर सिलेबस में क्या लिखा है यूपी पीसीएस मेंस के लिए। ये देखो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रीलिम्स का और मुख्य परीक्षा का ऑफिशियल सिलेबस है। ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल मतलब टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक ये रहा टेलीग्राम का, वहां पर इसको मैंने पिन कमेंट कर रखा है। एक बार जरा हम सिलेबस पर आते हैं। बिना सिलेबस के ना चीजें क्लियर नहीं होती हैं कि हम सिलेबस में क्या पढ़ रहे हैं। आई थिंक यही होगा, हाँ, यूपी स्पेशल पेपर 5 का सिलेबस। पहला जो यूनिट था उसमें आप देखोगे उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर। अभी इसी बार 2024 का जो मेंस हुआ उसमें प्रयागराज का सांस्कृतिक महत्व पूछा गया। रिपीटेड प्रश्न था, 2020-21 में भी पूछा गया था और इसमें हमने प्राचीन नगर के तौर पे वाराणसी को पढ़ा, प्रयागराज को पढ़ा, अयोध्या को पढ़ा, संकिसा को पढ़ा। ये पिछली क्लास में आप देख सकते हो। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का इतिहास, ये शब्द ही अपने आप में इतना व्यापक अर्थ रखता है, जिसमें उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास पढ़ोगे कि किस तरीके से पाषाणिक सभ्यता शुरू हुई, सैंधव सभ्यता के विकास हुआ, बौद्ध धर्म का विकास हुआ, वैदिक पीरियड के प्रमाण मिले या फिर गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड, जहां जहां से उत्तर प्रदेश में ये सभ्यताओं का विकास हुआ, कालक्रम हुआ, वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास में आते हैं कि किस तरीके से जौनपुर के सरकी वंश की घटना पढ़ते हैं, आगरा की स्थापना पढ़ते हैं, जौनपुर का जो है कि स्थापना पढ़ते हैं, प्लस जो जो इसमें कल्चर देखने को मिला, ये सारी चीजें। फिर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, कैसे 1857 की क्रांति होती है, अवध का जो है कि एका आंदोलन होता है, कैसे किसान आंदोलन होते हैं, गांधी जी का सविनय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, 1916 का कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता। ये सभी कॉन्टेक्स्ट हमने यूपी के पर्सपेक्टिव से इसमें पढ़ा। संस्कृति पढ़ी, सभ्यता पढ़ी और प्राचीन नगर। पहली यूनिट थोड़ी ज्यादा बड़ी थी, हमने कवर की। तीसरी यूनिट भी हमने कवर की है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और बाद में जो उत्तर प्रदेश के कुछ व्यक्तित्व थे उनका योगदान पढ़ना था। प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी और व्यक्तित्व भी हमने पढ़ा। तो देखा जाए पिछले 40 पेजों में हम लोगों ने पहली यूनिट, तीसरी यूनिट, फोर्थ यूनिट कंप्लीट कर ली है। अब 1857 के पहले के जो स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने योगदान दिए, 1857 के बाद के लोगों ने जो योगदान दिए, ये सारा कॉन्टेक्स्ट, इसे भी पढ़ा, व्यक्तित्व के बारे में और पहली यूनिट। तो देखा जाए अब तक टोटल हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर लिए। लेकिन अब हम आज जो शुरू करने वाले हैं, सेकेंड यूनिट शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता, उसके रखरखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार और पुरातत्व। अर्थात जो उत्तर प्रदेश में जो वास्तुकला का निर्माण हुआ है, वास्तुकला, चित्रकला, संगीत कला, ये एक फॉर्म्स होती हैं जो हमारे सभ्यता और संस्कृति का प्रमाण होती हैं। वास्तुकला सामान्यतः उनको कहा जाता है जो आज भी पुरातत्व के रूप में बिल्डिंग्स मौजूद है, मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं, पत्थर के रूप में मौजूद हैं और उनको हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उससे समझ सकते हैं कि तत्कालीन समय में उस समय का इतिहास कितना उत्तम था, कितना चरम पे था। ये सारी सभ्यताओं को हम देखते हैं। तो भारतीय इतिहास के वास्तुकला इतिहास में किस तरीके से उत्तर प्रदेश के वास्तुकला ने अपना योगदान दिया है, इन सभी घटनाक्रमों को आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्रयास मेरा ही रहेगा, क्लास थोड़ी बड़ी होगी लेकिन सेकंड यूनिट आज मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। काफी दिन से ये क्लास होल्ड थी, बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी थी कि सर प्लीज इसको करा दीजिए, और टाइम नहीं मिलने की वजह से बेटा नहीं करा पा रहा था मैं। और यूट्यूब पर अगर आप आओगे हमारे ऑफिशियल चैनल पे, तो यहां पर जो प्लेलिस्ट आपको दिख रही है इसमें आ जाओगे तो प्रीलिम्स के लिए भी क्लासेस चल रही हैं, मेंस के लिए जो ये क्लास थी यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6, तो अभी 5 की ही मैं ऑलरेडी करा रहा हूं, लेक्चर 8 यूपी स्पेशल पेपर 5। ये ऑलरेडी मेंस 25 और 26 के लिए ये क्लासेस हैं, ठीक। तो चलो भाई
सिलेबस डाउनलोड कर लेना, टॉपिक पे आ जाओ। टॉपिक लिखा है उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता, रखरखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार और पुरातत्व। ठीक है, तो यहां से आपको सबसे पहले समझना है कि उत्तर प्रदेश की वास्तुकला के बारे में हम क्या पढ़ते हैं। आपके दिमाग में आएगा कि सर जौनपुर की झज्जरी मस्जिद हो गई, दिल्ली और आगरा का ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, या फिर लखनऊ का जो है कि बड़ा इमाम बाड़ा हो गया, रूमी दरवाजा हो गया, या और भी कुछ ऐसे प्रमाण। तो देखो ये प्रमाण आप बिल्कुल सही बता रहे हो, लेकिन इनकी क्रोनोलॉजी होती है, एक क्रम होता है। आप जब भी इतिहास को पढ़ते हो तो सबसे पहले आप पढ़ते हो एंशिएंट हिस्ट्री को, ठीक है, फिर मिडाइवल हिस्ट्री को पढ़ते हो, देन आफ्टर मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हो। तो इसी क्रोनोलॉजी में आपको वास्तुकला के विकास के बारे में चर्चा करनी है। तो याद करो जरा पाषाणिक सभ्यता से। पाषाणिक सभ्यता में सबसे पहले हमें जो है कि भारत के अंतर्गत यानी यूपी के अंतर्गत पाषाणिक सभ्यता के प्रमाण कहां मिलते हैं? प्रतापगढ़ और बेलन नदी घाटी के क्षेत्र में, जहां महदहा, दमदमा, सराय नाहर, बेलन घाटी, चौपानी, मांडो, इन सभी रीजन से हमें कुछ ना कुछ समाधान प्राप्त हो रहे थे, कुछ भौतिक वस्तुएं प्राप्त हो रही थी। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हड़प्पा काल में, तो आलमगीरपुर का क्षेत्र मिलता है, मांडी मिलता है, हुलास मिलता है, बड़ौत में आपका सनोली गांव मिलता है, बागपत में तो बागपत, सहारनपुर, मेरठ, ये वो रीजन्स है जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिले हमें उत्तर प्रदेश में। समझ में आ रही है ना बातें? ये कभी घटनाक्रम बता रहा हूं कि हम डायरेक्ट मॉडर्न की बात नहीं करेंगे। प्रश्न अगर आपके सामने आता है कि उत्तर प्रदेश की वास्तुकला ने भारत की वास्तुकला में कैसा योगदान किया, और 200 शब्दों में लिखना है। 200 शब्दों के मामले पर आपके पास तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि सर हमारे लिए तो एंशिएंट भी इंपॉर्टेंट था, मिडिवल भी था, मॉडर्न भी था, हम क्या क्या प्रेजेंट करें। तो यही कला आपको सीखनी है कि 200 शब्दों में जब हम पॉइंट वाइज चीजों को लिखते हैं तो हम पाषाण सभ्यता को भी लिखते हैं, बौद्ध के स्तूप भी लिखते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ धीरे धीरे हम गुप्त काल के दशावतार मंदिर को लिखते हैं, या फिर कानपुर का भितरगांव मंदिर भी लिखने लगते हैं। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में हम बहुत सारे स्तूपों का जिक्र करते हुए सीधे सीधे मिडिवल पीरियड में आते हैं। फिर यहाँ पर ताजमहल का जिक्र करते हैं, शाहजहां, और साथ ही साथ आपके लाल किले का जिक्र होता है, बड़े इमामबाड़े का जिक्र होता है, झज्जरी मस्जिद का जिक्र होता है, और आगे बढ़ते हुए जो है कि तमाम ऐसे जो है कि आसफुद्दौला के द्वारा जो निर्मित बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, सभी को समेटते हुए आप अपना योगदान दे सकते हो। ये तो केवल मेन बॉडी है, इंट्रो और कंक्लूजन भी इसी में से निकालना होता है, और यही चीजें मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं इन शॉर्ट करके, ठीक है। अब इनमें पढ़ना क्या क्या, पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश के वास्तुकला का जो है कि योगदान की बात हो रही है, या फिर आपको पढ़ना है, एक मिनट ये जरा सा पेज में साइड में, चलो यही रहने देता हूं कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध वास्तुकला, भाई उत्तर प्रदेश में बौद्ध वास्तुकला का विकास हुआ, यह भी आपको पढ़ना है। साथ ही साथ जितने भी स्तूप थे वो पढ़ने, मौर्योत्तर काल में आपको जो लिखने, मूर्ति कला शैली, मथुरा शैली थी, क्या क्या थी, गांधार कला, मंदिर वास्तुकला को आपको पढ़ना है। तो मंदिर वास्तुकला के साथ इंडो इस्लामी वास्तुकला, यानी जैसे जैसे इस्लामिक धर्म का प्रभाव पड़ रहा था, दिल्ली सल्तनत का प्रभाव हो रहा था, मुगल काल का प्रभाव हो रहा था, इसको भारतीय परंपरा और संस्कृति के साथ जोड़ के कैसा एक नया क्रिएशन किया गया, इसको पढ़ना है। साथ ही साथ सरकी वास्तुकला, जो सरकी राजवंश के नेतृत्व में जौनपुर में विकसित हुई थी, जिसमें स्पेशली मैं आपको बता रहा हूं अटाला मस्जिद, झज्जरी मस्जिद, लाल दरवाजा, जामा मस्जिद, इनके बारे में पढ़ना है। और तो और आपको नवाबों के शासनकाल में जो वास्तुकला देखने को मिलती है, जैसे तरुणवल्ली कोठी में वेदशाला, सुजाउद्दौला का मकबरा, बड़ा इमामबाड़ा, बिबियापुर कोठी, केसरबाग, छोटा इमामबाड़ा, फिर ब्रिटिश कालीन कुछ वास्तुकला होने लगी। इन सभी चीजों को आपको प्रेजेंट करना होगा, ठीक। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आते हैं हम एक एक करके चीजों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इन पेजेस को साइड लगा दूं, क्योंकि लाइट चली जाने की वजह से ये पेज थोड़े से डिसबैलेंस हो गए हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे जिन बच्चों के पास ये नोट्स है ना, उनको पढ़ने में आसानी तो हो ही रही है, पॉइंट वाइज चीजें एक जगह पे कंसाइज मिल जा रही है, और इतना अच्छा क्वालिटी के साथ मटेरियल आप किसी भी एक बुक से अगर आप पढ़ते हो, किसी भी एक कोचिंग के नोट से पढ़ते हो, तो इतना फ्रेम करके नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उन्होंने लिमिटेड चीजों को मेंशन किया है, और लिमिटेड चीजें जब आप पढ़ के जाते हो तो आपके दिमाग में उससे भी कम चीजें दिमाग में रह पाती हैं स्टोर, और फिर एग्जाम में बहुत कम पॉइंट हमारे पास मिलते हैं कि हम उसे लिखें। इसीलिए मैंने हर एक पहलू को समेटते हुए यहां पर लिखने का प्रयास किया है, जिससे आपको मैक्सिमम पॉइंट मिले और आप उसे अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। पहला ही हेडिंग है कि उत्तर प्रदेश की वास्तुकला का विकास और महत्व कैसे हुआ है, कैसे कैसे विकास हुआ है। तो जो मैंने क्रोनोलॉजी आपको बताई है, जो मैंने कालक्रम आपको बताया है, एक मिनट रुकिएगा।
ठीक है, जो मैंने कालक्रम आपको बताया उसी को हम बताएंगे उत्तर प्रदेश के वास्तुकला के विकास। तो उत्तर प्रदेश के अगर हम वास्तुकला का विकास पढ़ते हैं तो हम पाषाण काल से ही शुरू करेंगे। अब पाषाण काल में सर हमने तो पढ़ा था कि थोड़े बहुत जो हमें प्रमाण मिले हैं वो बेलन नदी घाटी में भी सर मिले हैं हमें, बिल्कुल सर। साथ ही साथ हमें प्रतापगढ़ के कुछ जिले हैं जहां पर हम मौदहा की बात कर सकते हैं, सराय नाहर की बात कर सकते हैं, चौपानी मांडो की बात कर सकते हैं, दमदमा की बात कर सकते हैं। तो अर्थात विकास क्रम में सबसे पहले हम पाषाण को लेकर चलेंगे ही चलेंगे। इसके बाद और कालक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो हम हड़प्पा के बारे में बात करेंगे, फिर हड़प्पा से आगे बढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे, जो स्तूप का निर्माण होने लगा अशोक के कालक्रम में, जो कि निर्माण किए गए स्तूपों के। तो इस तरीके से प्रश्न अगर डायरेक्ट यही आ जाए कि उत्तर प्रदेश की वास्तुकला का विकास क्रम बताइए और उत्तर प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता में इसके महत्व को चर्चा कीजिए 125 शब्द या 200 शब्दों में, तो देखो प्रश्न यूपी पीसीएस का कभी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, वन लाइनर की तरह होता है। बस आपको लिखने की कला आनी चाहिए और उसमें लिखने वाला जो मटेरियल है ना वो इस तरीके से अगर पॉइंट वाइज आपको मिल जाए ना तो माशाअल्लाह नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इस हेडिंग के अंतर्गत ही बताऊं, अब जिन बच्चों ने इस नोट्स को पढ़ रहा है तो उन्हें तो पता चल रहा है कि कैसे लिखना है, और जिनके पास नहीं है वो एटलीस्ट इस चीज को देख लें, समझ लें। अच्छा, नोट्स की जानकारी आपको कहां से मिलेगी, तो ये बस मैं आपको नंबर दिखाता हूं, यहीं पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके ले लीजिएगा। ठीक है, ये आपको पूरी पैम्पलेट्स दिख रही होगी 85275946 इस पर ही 636, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना, कॉल अलाउड नहीं होती है। पूरी आप मेंस आंसर राइटिंग लक्ष्य भेद नोट्स 1 2 3 4 एंड यूपी स्पेशल पेपर 5 सेम यही नोट्स आपको पूरी प्राइस लिस्ट के साथ मिल जाएगा, पेमेंट करेंगे और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलो, अब बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, प्रॉमिस है कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बस डायरेक्ट क्लास पे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा से लेकर गुप्तोत्तर काल तक अनेक वास्तुकलात्मक कार्यों के विशद प्रमाण प्राप्त हुए। अब ये इंट्रोडक्शन भी आप बना सकते हो, लेकिन आप इंट्रोडक्शन को आप गुप्तोत्तर काल तक ही मत रखिए ना। वास्तुकला के विकास में आप गुप्तोत्तर काल से बेहतर है कि आप ये लिख सकते हो उत्तर प्रदेश में प्रथम नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता के प्रमाण आलमगीरपुर से मिलते हुए, ठीक है, आलमगीरपुर से मिलते हुए हम गुप्त कला के, मतलब गुप्त कला के जो भितरगांव मंदिर हैं वहां तक हमें जो है कि इसके प्रमाण बहुतायत रूप में मिलते हैं। कुछ ऐसा इंट्रो दे दो, यानी दो बातें हमने एग्जामिनर के सामने फेंक दी। पहली बात हमने फेंकी पहली नगरीय सभ्यता, उसका प्रमाण भी यूपी मिलता है आलमगीरपुर। दूसरा एक हमने फैक्ट और फेंका उसकी तरफ कि भैया गुप्त काल में जो मंदिर कला का निर्माण शुरू हुआ है उसके भी हमारे यहाँ प्रमाण, कानपुर में भितरगांव मंदिर मिलता है, देवगढ़ में दशावतार मंदिर मिलते हैं। तो इस तरीके के प्रमाण के साथ आप इंट्रो शुरू कर सकते हो, ये क्रोनोलॉजी भी है। अब इसी क्रोनोलॉजी को आप शुरुआत करेंगे कुछ इस तरीके से कि प्रदेश में बेलन नदी घाटी क्षेत्र में पुरा पाषाण युगीन आवास निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए। आवास निर्माण बेलन नदी घाटी, क्लियर है, इलाहाबाद वाला रीजन आएगा, थोड़ा चंदौली का रीजन आ जाएगा, थोड़ा सोनभद्र का रीजन आएगा, थोड़ा मिर्जापुर का रीजन आएगा, सराय नाहर राय, मौदहा, दमदमा से पाषाण कालीन और आलमगीरपुर एवं हुलास से हड़प्पा कालीन वास्तुकला के साक्ष्य मिले। तो दोनों बातें मैंने लिख दी। इंट्रोडक्शन मैंने एक क्रोनोलॉजी सेट की, आप उसे और बेहतर कर सकते हो, मिडवल पीरियड तक आ जाओ, मॉडर्न पीरियड तक आ जाओ। पूरी उत्तर प्रदेश की वास्तुकला को समेटने की कला मैंने इस पहली लाइन में आपको समझाई कि कैसे जो है कि नगरीय सभ्यता से शुरू करके हम गुप्त काल के मंदिर तक आ गए, या मध्यकालीन भारत के आगरा के ताजमहल तक आ सकते हो, कि प्रथम नगरीय सभ्यता से लेकर विश्व के 8वें अजूबे तक की तक मत लगाना, मतलब 8वें अजूबे का मतलब हो गया ताजमहल के बाद कोई हमने जो है कि क्रिएटिविटी नहीं देखी क्या यूपी में, बहुत सारी है। तो ऐसे भी इंट्रो लिखो कि भाई पहली नगरीय सभ्यता के प्रमाणों के साथ साथ 8वें अजूबे के भी प्रमाण को हम रखते हैं। इस तरीके की यूपी की वास्तुकला के प्रमाण है। एग्जाम्पल के तौर पर आप आलमगीरपुर दे दो, साथ ही साथ आगरा का ताजमहल दे दो। तो ये लिखने की शैली है जो आपको बदलनी रहती है, ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पे। और विकास क्रम पढ़ना है तो बेलन नदी घाटी पूरा पाषाण काल से शुरू करना है, हड़प्पा के हुलास, आलमगीरपुर, मांडी, इन सभी क्षेत्रों से प्रमाण करते हुए द्वितीय नगरीकरण कब हुआ था? द्वितीय नगरीकरण जब छठी ईस्वी पूर्व 16 महाजनपदों का उत्थान हो रहा होता है, और उस 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद आपके यूपी में हो रहे होते हैं, और इसी दौरान लौह युग का विकास हो रहा होता है, और इस लौह युग की वजह से ही द्वितीय नगरीकरण का नींव पड़ती है।
किसकी पड़ती है? द्वितीय नगरीकरण का नींव पड़ती है। इस लोहे के प्रमाण भी हमें अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा जो आपके एटा से प्राप्त होते हैं। तो लिखो ना प्रमाण। कितनी सारी यूपी ने जो है कि सभ्यताओं को जीवंत कर दिया। पहली नगरीय सभ्यता, दूसरी नगरीय सभ्यता, साथ ही साथ लौ युगीन सभ्यता, 16 महाजनपद में 8 महाजनपद यूपी में आ रहे हैं। खाली बस आपके सामने मैंने तथ्यों का ढेर रखा है सिस्टमैटिक करके। पढ़ने को बहुत कुछ पढ़ोगे आप यूपी के इतिहास में, मैंने पढ़ाया भी पिछली 8 क्लास में। लेकिन जब पुरातत्व विकास की बात हो रही है, आप वास्तुकला की बात कर रहे हो, तो उसमें कैसे क्रोनोलॉजी को खेलना है ये मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, कौन कौन से फैक्ट। अब यहां पर देखो मैंने लिखा है, द्वितीय नगरीकरण के पश्चात मौर्य साम्राज्य द्वारा वास्तुकला का विकास कार्य प्रारंभ हुआ, मौर्य साम्राज्य के द्वारा, जिसमें अशोक के निर्मित सारनाथ स्तंभ, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण स्तूप जिसको रामाभर स्तूप भी कहते हैं, श्रावस्ती, कौशाम्बी, कपिल वस्तु में निर्मित जो स्तूप है। अब जैसे श्रावस्ती के जो कुछ स्तूप के आपको अगर नाम याद हो तो वो लिख दीजिए, बनारस के नाम याद हो, धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, इनके नाम लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। मंदिर निर्माण कला का उद्भव भी गुप्त काल में हुआ, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में, भीतरगांव मंदिर कानपुर में, कहोम का स्तंभ लेख प्रमुख है। तो ये सारी जो है कि वास्तुकला के प्रमाण दे रहे हैं। इस समय गुप्त काल मूर्ति कला, स्तंभ निर्माण, भीतरी स्तंभ, प्रयाग स्तंभ लेख, स्तूप निर्माण, मृत भांड निर्माण में प्रगति देखी गई। यानी गुप्त काल में हमें तमाम ऐसी प्रगतियां देखने को मिलती हैं, जैसे स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख जो गाजीपुर में है। ठीक है, और मूर्ति कला का भी प्रमाण यहीं से मिलता है, मंदिर निर्माण का कला होती है। तो इस तरीके से आप अब निष्कर्ष लिखो। अब आप कहोगे कि सर आपने केवल एक पहलू नहीं रखा, बिल्कुल एक पहलू रखा है, लेकिन मैं आपको लेक्चर के दौरान बता भी तो रहा हूं कि किस तरीके से आप मिडिवल हिस्ट्री के पॉइंट को लिख सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट को लिख सकते हो और एंशिएंट हिस्ट्री के पॉइंट को लिख सकते हो। फिर कहूंगा कि अगर ये प्रश्न आपको 125 शब्द में लिखना है, 200 शब्दों में लिखना है, तो कुछ हम ऐसी चीजों को मेंशन करेंगे जिसने पूरे पूरे भारतीय इतिहास को जो है कि लैंडमार्क लोकेशन दी। एग्जाम्पल के तौर पे अशोक का स्तंभ लेख बताना ही बताना है। ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण आपको बताना ही बताना है, प्रथम उपदेश बताना ही है। साथ ही साथ पाषाण काल और हड़प्पा काल के प्रमाण बताने हैं। मंदिर वास्तुकला जो पूरे भारत में शुरू हुई थी गुप्त काल में, इसकी जानकारी आपको देनी ही देनी है। प्लस आप मिडिवल हिस्ट्री में आओगे तो आगरा के ताजमहल की जानकारी देनी है, बड़ा इमामबाड़ा की जानकारी देनी है, जौनपुर की अटाला मस्जिद की जानकारी देनी है। मॉडर्न हिस्ट्री में और आगे आओगे तो ये सारी चीजें आपको क्रोनोलाइज करनी है। अंततः उत्तर प्रदेश में प्राचीन काल में वास्तुकला का विकास प्रगति पर था। परिणाम स्वरूप विभिन्न राजवंशों का उदय हुआ और विभिन्न धर्मों का संरक्षण किया गया। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों कह रहा हूं? कंक्लूजन कभी भी आपका फैक्ट के साथ होने के अलावा अगर आपका भविष्यगामी नहीं है तो आपका कंक्लूजन मजेदार नहीं है। मैंने क्या लिखा कि प्राचीन काल में जो वास्तुकला का विकास प्रगति पर था, परिणाम स्वरूप विभिन्न राजवंशों का उदय हुआ। कौन कौन से राजवंश उदय हुए? और विभिन्न धर्मों का संरक्षण किया गया। जैसे बौद्ध धर्म का संरक्षण किया गया मौर्य काल के द्वारा, ब्राह्मण धर्म का संरक्षण किया गया गुप्त पीरियड के द्वारा। तो आप यहां पर यह भी लिख सकते हो विभिन्न धर्मों का संरक्षण, यानी बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण प्राप्त हुआ। कुछ नए जो है कि राजवंश की उत्पत्ति हुई, चाहे वो मिडिवल हिस्ट्री के दौरान लिख दो जौनपुर का सरकी राजवंश, या फिर वो एंशिएंट पीरियड के दौरान लिखो आप मौर्य काल, मौर्योत्तर काल के कुछ राजवंश थे, छोटे छोटे राजवंश थे, या फिर पुष्यभूति वर्धन वंश का जो राजवंश था। तो इन सभी चीजों को आप अगर यहां पर मेंशन करते हो, कंक्लूजन को थोड़ा और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ ऑथेंटिक बनाते हो और भविष्यगामी बनाते हो कि इस वास्तुकला के विकास के साथ ही विभिन्न प्रकार के धर्म का विकास हुआ, विभिन्न प्रकार के जो है कि राजाओं का विकास हुआ, विभिन्न प्रकार के जो है कि राजवंशों का विकास हुआ। तो इस तरीके से ये आपका एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो जाएगा। कला आपको सीखनी है प्रेजेंटेशन की, जिसके लिए मैंने बार बार कहा है कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। अगर टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करते तो आपका नुकसान रहेगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से क्या होता है कि आप एटलीस्ट चीजों को सीख पाते हो। चलो फिर आगे देखते हैं। और यही सबसे बड़ी कला है आपकी, जादूगरी है। ठीक है, यही सबसे बड़ी आपकी जादूगरी है। चलो आगे देखते हैं। ठीक, अब यहां पर एक एक करके पॉइंट वाइज करेंगे।
अगर मान लो एक प्रश्न सीधा आता है, एक प्रश्न तो मैंने बता दिया, अब एक प्रश्न और आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में मौर्य वास्तुकला पर चर्चा कीजिए। अब मौर्य वास्तुकला जैसे ही आपने शब्द सुना तो सबसे पहला दिमाग में नाम आता है किसका? सबसे पहला दिमाग आता है अशोक का। और अशोक ने कई सारे स्तूप भी बनवाए हैं और एक सबसे इंपॉर्टेंट अशोक स्तंभ बनवाया है। ये अशोक स्तंभ थोड़ा सा डिजाइनदार बना दिया मैंने एक समझने के लिए, बाकी आपको समझ लेना है, चित्र वगैरह देख के नोट्स में आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश की मौर्य वास्तुकला है। यहीं से एक प्रश्न केवल इसी पर बन जाए कि भैया उत्तर प्रदेश की मौर्य वास्तुकला पर आप चर्चा कीजिए, तो क्या चर्चा करोगे? ये अगर एक डायरेक्ट प्रश्न बनता है तो सबसे पहले आपको मौर्य पे फोकस करना है। तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व मौर्यों के उदय के साथ बौद्ध वास्तुकला का विकास हुआ और मेगास्थनीज की इंडिका से इसके प्रमाण की प्राप्ति होती है। यही लाइन आप एज इट इज इंट्रोडक्शन में लिख दो, कहीं कोई गलती नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? देखो थोड़ा मैं जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। दिख रहा है? हाँ बहुत दिख रहा है, ठीक है। पहला फैक्ट, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं, मौर्यों के उदय के साथ ही बौद्ध वास्तुकला का विकास का प्रमाण दे रहा हूं और इन सभी बातों के लिए मैं प्रूफ कर रहा हूं मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक से प्रमाण की बात हो रही है। तो सोचिए अगर इंट्रोडक्शन केवल ख्याली पुलाव का होता, मैं लिख देता कि भैया प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश में मौर्य काल का विकास हुआ और इसके दौरान विभिन्न धर्मों का विकास हुआ या बौद्ध धर्म का विकास हुआ, बस इतना ही अगर लिख दें तो ये इंट्रोडक्शन इसकी अपेक्षा काफी फीका लग रहा है। यहां पे हमने क्या लिखा? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य काल में बौद्ध वास्तुकला का विकास हुआ। उस वास्तुकला में आप विहार लिख सकते हो जो बौद्ध भिक्षु थे उनके रहने के लिए, चैत्य लिख सकते हो उनके पूजा स्थलों के लिए, साथ ही साथ कुछ स्तूपों को लिख सकते हो जहां बुद्ध और उनके जो आगे के जो अनुयायी थे उनके जो अवशेष थे, पवित्र अवशेष, उनको संरक्षित करने के लिए कुछ इस तरीके की बातें आप यहीं ब्रैकेट में लिख सकते हो। इसी वास्तुकला के साथ ब्रैकेट में आप लिख दो चैत्य, विहार, स्तूप, ये सभी, और इनका प्रमाण मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक से मिलता है। तो ये इंट्रोडक्शन ज्यादा बेस्ट होगा और सबसे छोटा और क्रिस्पी, ज्यादा नहीं है, केवल 2 से 2.5 लाइन का इंट्रोडक्शन है, ज्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन होना भी नहीं चाहिए। अब आ जाओ बौद्ध वास्तुकला में किसको किसको देख रहे हैं हम? मुख्य रूप से मौर्य वास्तुकला में अशोक के स्तंभ के बारे में बात करेंगे। अब देखो ये जितना भी मैंने लिखा है ना, ये अपने आप में एक प्रश्न बन सकता है। अभी आपको यकीन नहीं होगा, यूपीपीसीएस 2024 का जो मेंस का पेपर था ना, उसे जरा उठा के देखना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि संविधान सभा की संरचना के बारे में बताइए। मतलब संविधान सभा की संरचना लिखिए। अब सोचो कितना आसान प्रश्न था कि संविधान सभा बार बार हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटी में प्रीलिम्स के लिए कि 389 सीट थी, मुस्लिम अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, 299 सीट बची, ब्रिटिश प्रांत बचे, देसी रियासतें बची, किस तरीके से उसका चुनाव हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, 10 लाख पर एक वोटर, मतलब एक सीट मिली। यही जो प्रीलिम्स में पढ़ते हो ना, वही डायरेक्ट बस लिखना था और कुछ भी नहीं था, रॉकेट साइंस कुछ नहीं था। सेम इसी तरीके से ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि अशोक स्तंभ की वास्तुकला पर चर्चा कीजिए। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में बनारस में स्थित अशोक स्तंभ वास्तुकला पर चर्चा कीजिए। संक्षिप्त टिप्पणी करो 125 शब्दों में। तो इंट्रोडक्शन तो यही रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप इसी में थोड़ा अशोक स्तंभ को इंक्लूड करके लिख सकते हो, लेकिन मेन बॉडी आपको फिर अशोक स्तंभ पे फोकस कर दी गई है। कोई स्तूप नहीं, कोई विहार नहीं, कोई चैत्य नहीं, डायरेक्ट अशोक स्तंभ पे फोकस की गई है। तो इस अशोक स्तंभ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अशोक स्तंभ की बात करें तो अगर मैं बात करूं तो ये जो पिलर की तरह खड़ा है ना दोस्तों, इसको हम गावदुम लाट कहते हैं, संस्कृति की भाषा में गावदुम लाट। और यहाँ पे कुछ उल्टे कमल के जैसा डिजाइन बना होता है जिसको उल्टा कमल भी कहते हैं, और इसके ऊपर 4 जो शेर बैठे होते हैं उनके डिजाइन को हम शेर कह देते हैं। तो अब यहाँ पर जरा एक एक करके इनके पॉइंट के बारे में समझो कि चुनार के बलुआ पत्थर से एकात्मक संरचना के रूप में निर्मित है। मोनोलिथ, मोनोलिथ का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक पत्थर लिया हमने और इसी पत्थर में जगह जगह डिजाइन बना बना के हमने पूरा स्तंभ तैयार कर दिया। ऐसा नहीं है कि जैसे इनके स्तंभों की तुलना जब ईरान के स्तंभों से की जाती है तो जो ईरान के स्तंभ है नीचे का हिस्सा किसी और पत्थर का है, फिर बीच में ग्लू वगैरह लगा के सीमेंट लगा के जैसे भी जोड़ा गया हो, फिर दूसरा हिस्सा आया, फिर तीसरा हिस्सा आया, जो कि बहुत बड़ी तकनीक को नहीं बताता। भाई अलग अलग टुकड़े को जोड़ देना कोई बड़ी खेल नहीं है। एक ही पत्थर में महीन बारीक जो है कि आप जो है कि धीरे धीरे डिजाइन बनाते हो, ये ज्यादा महीन कारीगरी को दिखाता है। तो अशोक के जो अशोक स्तंभ है वो एकात्मक संरचना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, पहली फैक्ट। दूसरा, खुले आकाश में मुक्त अवस्था में खड़े हैं।
यानी बरसात, पानी, धूप हजारों सालों से ऐसे ही खड़े हैं, न उनका क्षरण हो रहा है, न ही कोई नुकसान हो रहा है। यानी इतनी अच्छी क्वालिटी के चुनार के बलुआ पत्थर थे कि वो खुले आकाश में भी हर प्रकार के मौसम को झेल रहे हैं। स्तंभ के दो भाग होते हैं, एक शीर्ष होता है ये वाला हिस्सा और एक गावदुम लाट होता है ये वाला हिस्सा। दो पार्ट में डिवाइड है, टूटा हुआ नहीं है, ध्यान देना, टूटा हुआ नहीं है, लेकिन पहला जो नीचे का हिस्सा है गावदुम लाट, वो एक पिलर की तरह है। जैसे आपने कुतुब मीनार को देखा होगा, कैसे नीचे से जो है कि चौड़ी है, फिर ऊपर जाते जाते पतली होती जा रही है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से इनका भी है, लेकिन उसके ऊपर उल्टे कमल की आकृति पे शेर को बैठाया गया है। और यहां पर यही लिखना है कि ये जो सॉरी, इसका आधार चौड़ा है, शीर्ष पर घंटे की आकृति में उल्टा कमल बैठा हुआ है और इसी के शीर्ष पर विभिन्न पशुओं की आकृति है। ध्यान देना, विभिन्न पशुओं की आकृति है। कौन कौन से हैं? पहले तो पीठ सटाए हुए 4 शेर हैं, यानी कि चारों शेरों की क्या आपस में पीठ टच है, वो यहां बैठे हुए और यहां पे कुछ डिजाइन बने हुए हैं, जैसे एक घोड़ा, एक हाथी, एक बैल और एक सिंह। ये 4 अलग से पशु हैं और 4 शेर जो है कि अलग दिखाए गए हैं, राइट। जो 4 शेर हैं वो राजा की चारों दिशाओं में शक्ति का प्रतीक है। यानी अशोक ने जिस समय बनाया तो ये एक प्रतीक के रूप में थे कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों दिशाओं में हमारे राजा अशोक का कीर्तिमान स्थापित हो चुका है। और अहिंसक मुद्रा में बैठे हुए, यानी शांत मुद्रा में बैठे हुए, इसका मतलब है कि शक्ति और संयम को सूचित करता है कि शेर से बड़ा बलवान कोई जानवर नहीं होता है, खूंखार कोई जानवर नहीं होता है, लेकिन जब तक वो बैठा है शांत मुद्रा में, इसका मतलब वो संयम रखता है, अपनी शक्ति का अथाह प्रदर्शन नहीं करता, अनायास प्रदर्शन नहीं करता है। आवश्यकता पड़ने पर वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा, जो कि राजा की चारों दिशाओं में जो है कि वीर गाथा को बता रहा है। साथ ही साथ 4 जो पशु हैं, हाथी, वृषभ, घोड़ा, सिंह, इनको भी दर्शाया गया है, जो बुद्ध के जीवन चक्र की 4 अवस्थाओं को बता रहा है। अशोक क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म में भी महात्मा बुद्ध को बहुत मानता था। तो उन्हीं की जो 4 घटनाएं हुई थी उनके बारे में बता रहा है कि जब महात्मा बुद्ध माता के गोद में आते हैं, गर्भ में, तो गर्भ में आने की प्रक्रिया, फिर जन्म होता है, फिर गृह त्याग होता है और फिर समाधि होगा, ठीक है, संबोधि नहीं होगा, ये समाधि के प्रतीक हैं। तो कहने का मतलब है गर्भ में आए, जन्म हुआ, गृह त्याग हुआ, समाधि ली, इनके प्रतीक के रूप में 4 जानवर दिखाए जा रहे हैं। कौन कौन? हाथी, वृषभ, घोड़ा और सिंह। फिर देखिए, सिंह शीर्ष यानी कि लॉयन कैपिटल बुद्ध के प्रथम उपदेश यानी धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रतीक है और स्मारक भी है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के स्वरूप के रूप में भी इसको माना जाता है। नेशनल जो है कि एम्ब्लेम जो होते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक, उनके रूप में इसको माना गया है। तो इतनी ही चर्चा आपको बता देनी है अशोक स्तंभ के बारे में। अब अगर ये प्रश्न आ गया तो आप इससे बाहर कुछ लिख भी नहीं पाओगे और भविष्य के रूप में आप इन्हीं को चीजों को लिख सकते हो कंक्लूजन के तौर पे, लास्ट वाली पॉइंट को, कि भैया जो लॉयन कैपिटल है वो महात्मा बुद्ध के धर्मचक्र परिवर्तन पर आधारित है, प्लस वर्तमान भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। इतनी बातें समझ में आ गई? तो क्लियर हुआ कुछ चीजें कि कैसे लिखना है आपको आंसर राइटिंग। सीधा प्रश्न आता है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यूपीएससी की तरह इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि 4 डायमेंशन दिए और चारों डायमेंशन आप अगर प्रेजेंट नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। सीधा प्रश्न आएगा, अशोक स्तंभ की वास्तुकला पे चर्चा कीजिए या संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो दीजिए संक्षिप्त परिचय, पूरा उसके बारे में ही तो पूछ रहा है। अब जैसे एक प्रश्न आया था यूपीपीसीएस मेंस में 8 नंबर का कि संविधान सभा की संरचना पर चर्चा कीजिए, तो क्या उसमें संविधान सभा की कार्यप्रणाली पूछ रहा था? नहीं। जो 5-6 पॉइंट हमने पढ़े हैं प्रीलिम्स के लिए, वही पॉइंट को पॉइंट वाइज लिखना था और मैंने भी वैसे ही लिखा था। इंट्रोडक्शन के साथ चीजें कंप्लीट हो गई, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं था। ठीक उसी प्रकार से इसको भी आप कर सकते हो। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। वीडियो देखिए लंबी होगी, कोई मतलब नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। और ये क्लास आज शाम को 7 बजे से पहले पहले आ जाएगी और अब ये रोज क्लास आपको मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इस नोट्स के साथ भरोसा दिखाया है, प्लस जो है कि पढ़ाई भी बहुत अच्छी कर रहे हैं इसके साथ, लेकिन क्लास कराने से और उनको हेल्प मिलेगी। चलिए, तो बौद्ध वास्तुकला यानी मौर्य वास्तुकला में पहली एक मौर्य वास्तुकला पढ़ी हमने अशोक स्तंभ के बारे में। अब जरा दूसरी वास्तुकला अगर आप देखोगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं। जो दूसरी वास्तुकला देखोगे वो आप स्तूप की कला देखोगे। देखो स्तूप का जो प्रमाण है
वो बौद्ध धर्म में ही केवल नहीं था, इससे पहले भी जो है कि स्तूपों का जो है कि हमारे भारत में प्रचलन था, लेकिन इस स्तूप में मुख्य रूप से अंत्येष्टि के ही पदार्थ रखे जाते थे, जो अंत्येष्टि की जाती थी किसी पूर्वज के रूप में मानी जाती थी। परंतु बौद्ध धर्म में इसको लोकप्रियता ज्यादा मिली, मौर्य काल में जो है कि ज्यादा लोकप्रियता मिली, जब इस स्तूप को पवित्र दर्जा दे दिया गया। महात्मा बुद्ध और उनके जो अनुयायी थे, उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं जो अवशेष के रूप में प्राप्त हुई, उनको जो है कि पवित्र मानते हुए उनकी पूजा करने के लिए, पूजा पद्धति को संचालित करने के लिए स्तूप का निर्माण कर दिया गया। तो स्तूप के प्रमाण तो भारत में बहुत पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में या मौर्य काल में इसको ज्यादा लोकप्रियता मिली। तो इसे चाहे तो आप इसे बौद्ध वास्तुकला से जोड़ लीजिए, ठीक है, या फिर इसे आप मौर्य वास्तुकला से जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मौर्य वास्तुकला से भी आप इसको जोड़ सकते हो। और अब इस पे प्रश्न देखो, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ना, ये छोटे छोटे प्रश्नों को तोड़ के बता रहा हूं, फिर आप इन्हीं को एक बड़ा प्रश्न बना सकते हो, जो लास्ट में बताऊंगा क्लास कंप्लीट होने पर। एक प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि स्तूप निर्माण की वास्तुकला पर चर्चा कीजिए। अगर यकीन ना हो तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, जो मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया, सिलेबस भी और पीवाईक्यूज भी किए मेंस के, आप टेलीग्राम पे पिन कमेंट में जाके डाउनलोड कर सकते हो। ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल, 16,000 से अधिक फैमिली जुड़ चुकी है, उसी को ज्वाइन करना। वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो पेपर में 8 नंबर के जो प्रश्न पूछे गए हैं, हालांकि पहली बार 2023 में मेंस में यूपी स्पेशल हुआ, 24 में हुआ और 25 में अब होगा, लेकिन उससे पहले भी जब 2018, 19, 20, 21, 22 में 5 सालों में जो यूपी स्पेशल के प्रश्न आते थे जीएस पेपर 1 में, वहां पर भी जो एक लाइन का प्रश्न आता था 8 नंबर का, वो कुछ ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न हुआ करते थे। और उन छोटे प्रश्नों में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना था, सिंपल सी चीजों को लिखना था। तो अब जरा स्तूप कला की बात की जाए तो भैया सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक स्तूप का निर्माण करो। क्या करोगे? एक स्तूप का निर्माण करोगे। अब जैसे यहां पर आप देखोगे, ये तो कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से स्तूप का आपको निर्माण करना है, ठीक है। हाँ, ये हो गया। और इस तरीके से एक प्रदक्षिणा पथ ले लेंगे। अब देखो कोई याद तो है नहीं हमको जो हम देखे ना, ठीक, देखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बनेगा कैसे भैया। और यहां पे एक दरवाजा लगा दिया हमने, जो मंदिर का गेट एक तरीके से था, ठीक है। अब इन्हीं चीजों में यहां पे यही जो सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, यही सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इस पे जो है कि यष्टि पे इस तरीके से ये सारी चीजें हो गई, ये आपका स्तूप बन गया। और इतना स्तूप आपको मेंस में बनाना पड़ेगा। अगर आपसे पूछ लिया ना कि स्तूप कला के बारे में बताइए, संक्षिप्त चर्चा करिए, चाहे 200 शब्दों में भी पूछ ले, तो एटलीस्ट आपको 1/3 मतलब 1/4 हिस्से में तो एटलीस्ट आपको स्तूप बनाना पड़ेगा। और यहीं पर आपको बताना पड़ेगा कि सर ये इसका तोरण है, तोरण बोले तो प्रवेश द्वार है सर इसका, ये अंड है जो कि एक तरीके से दीवारों पर बने चित्र भी होते थे, इसी अंड पर चित्र भी बने होते थे। साथ ही साथ ये हर्मिका है, जो सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। हर्मिका क्या है? ये पवित्र स्थल, क्योंकि इसी में अवशेष रखे जाते थे, चाहे वो महात्मा बुद्ध के हों, चाहे वो उनके अनुयायियों के हों। और ये जो डंडा दिख रहा है ना, ये जो डंडा, ये जो सीधा डंडा आ रहा है, ठीक है, ये आपका यष्टि कहलाता था, यष्टि, ठीक है, जिसपे 3 संकल्प होते थे। यानी ये जो सर्किल वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो सर्कल दिख रहा है, ये 3 संकल्प होते थे एक तरीके से छत्र के रूप में, श्रद्धा, सम्मान और क्या था? उदारता। यानी श्रद्धा होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, उदारता होनी चाहिए। ये सारी बातें आप लिखोगे यहाँ पे। और इसे हम क्या कहेंगे? जिस पर ये उल्टा अंड करके जो बना हुआ है, ये वाले पॉइंट को हम लिखेंगे मेधी या चबूतरा। चबूतरा हो गया। और इसके चारों तरफ जो घूमने के लिए था वो प्रदक्षिणा पथ था, प्रदक्षिणा, ठीक है, प्रदक्षिणा पथ था ये दोस्तों। इसके चारों ओर घूमा जाता था, इस अंड के चारों ओर घूमते थे। और इस पूरे स्तूप को कवर किया गया था ताकि बाहरी जानवर वगैरह से सुरक्षा दी जा सके। इसको हम वेदिका बोलते हैं। वेदिका, जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में जब आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट पढ़ोगे, मतलब हिस्ट्री में, तो वहां पे मंदिर को जब साउथ इंडिया में बनाया जाता था तो उसको चारों तरफ से घेर दिया जाता था। उस घेरने वाली दीवार को वेदिका कहा जाता है, ठीक है। और इस वेदिका में एक मुख्य तोरण होता था जो प्रवेश द्वार होता था। ये पूरी संरचना आपको बनानी पड़ेगी। और जितनी जितनी चीजें मैंने आपको अभी ओरल बताई है मुंह से, वो सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। यही आपके स्तूप कला का विकास होगा। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर देना यार, ठीक है।
जरूर मोटिवेशन मिलना चाहिए। चलो अब जरा यहां पर देखो, स्तूप के बारे में जो थोड़ी बेसिक जानकारी है क्या क्या है वो समझ लो। जैसे प्रायः ईंटों और पत्थरों से निर्मित होते थे। अलंकरण के रूप में बौद्ध कथानक यानी महात्मा बुद्ध की कहानियां मिलती थी, शिक्षा मिलती थी, उपदेश धर्म विषयक घटनाओं को जो है कि अलंकृत किया जाता था। कहां पे अलंकृत होगा? कई जगह पे हो सकते हैं। जैसे आप सांची के स्तूप को पढ़ोगे तो वहां पर देखोगे कि उसकी दीवारों पर जो है कि शुंग वंश में अलंकरण किया जाता है, चित्र बनाए थे। ये जो दीवारें हैं, ये जो वेदिका है, यहां पर डिजाइन बनाए गए हैं। लेकिन मुख्य रूप से इनके अंदर डिजाइन बनाए गए थे। अंदर की दीवार क्या होती है? खोखली होती है ना, एक गुंबद टाइप का होता है, तो बाहर से भी डिजाइन बनती थी, अंदर से भी अलंकरण होता था। इन अलंकरण में मुख्य रूप से बौद्ध कथानक, उनकी शिक्षा, उनके उपदेश, उनके धर्म से संबंधित घटनाएं आदि का जिक्र किया जाता था, या तो चित्र बनाए जाते थे। अब जैसे अगर कभी बनारस आइए, सारनाथ में मेरा घर है, ठीक है, इतनी लोकेशन में दे दी, तो जो महात्मा बुद्ध का जो मंदिर है यहाँ पर, जहां पहला उपदेश दिया है, जब इस मंदिर में आप जाएंगे ना, तो उस पूरे मंदिर में अंदर दीवारों पे तमाम अलग अलग चित्र बने हुए हैं। घटना नहीं लिखी है, चित्र बने हैं। उन चित्रों से देखने पे पता चलता है कि कौन सी कहानी इनके गर्भ के समय की, इनके, या कौन सी कहानी इनकी समाधि के समय की है, कौन सी कहानी जातक कथाओं की है। जब ये जो है कि अपना शरीर छोड़ रहे होते हैं तो इनकी जो प्रजा होती है, इनके जो फॉलोअर्स होते हैं, कैसे जो है कि बेचारे फूट फूट कर रोते हैं, ये डिजाइन पूरा दिखाया गया है। ये कलाकृति बनाई गई है ताकि पता चले कि हम महात्मा बुद्ध के संदर्भ में ये सारी चीजें कैसे प्रेजेंट होती है। वहीं पे जो चौखंडी स्तूप और धमेक स्तूप है, उसके चारों तरफ जो है कि, हालांकि वहां पे तो कोई वेदिका वगैरह नहीं है, प्रदक्षिणा पथ है, बस एक तरीके से घूमने वाला, ठीक है, परिक्रमा लोग करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कि आप समझ रहे हैं कि नहीं, ये लिखना है। साथ ही साथ ह्वेनसांग के अनुसार अशोक ने भैया 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। तो मौर्य काल की एक प्रमाणिकता हो गई। और आ जाओ इसमें, अब हम कुछ, ये पूरी जो संरचना है ना, ये जो संरचना आपने बनाई, इनको भी आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप इसे नहीं लिख रहे हो, केवल चित्र बना के छोड़ देते हो समय के अभाव में, तो भी एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। लेकिन चित्र बना के साथ साथ आपको लिखना पड़ेगा। क्या? एटलीस्ट यही लिख दो चबूतरा, यही लिख दो प्रदक्षिणा पथ, यहां लिखो वेदिका, यहां लिखो तोरण, यहां लिखो अंड, यहां लिखो हर्मिका, पवित्र स्थल, यहां यष्टि जिसमें श्रद्धा सम्मान उदारता। इतना लिख के बना के छोड़ दोगे, विद इन 2 मिनट्स के अंदर बन जाएगा। 2 मिनट्स भी मैंने ज्यादा बता दिया, 1.5 से 2 मिनट में बन जाएगा। सारी चीजें लिख के तैयार कर लोगे, स्पीड आ जाती है। अगर आपको कंटेंट पता तो स्पीड आ जाएगी। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। क्लियर हो गया? और जब किसी बच्चे के पास समय भी है तो इन सी चीजों को क्या करेंगे, एक एक करके पॉइंट वाइज चीजों को बताते चले जाएंगे कि क्या प्रदक्षिणा पथ है, क्या तोरण है, क्या जो है कि मेधी चबूतरा, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम देखना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको कुछ स्तूप के नाम भी बताने पड़ेंगे। जब स्तूप कला के बारे में पूछा गया है तो जरा स्तूप के नाम नहीं बताओगे उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख स्तूपों का, तो आपका उत्तर कुछ अधूरा सा माना जाएगा कि आपको स्तूप के बारे में तो जानकारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख स्तूप हैं उनसे संबंधित कुछ घटनाएं, उनसे संबंधित जो फैक्ट है वो नहीं पता है। तो आपसे वो बच्चा अधिक नंबर ले लेगा जिसने इनके बारे में थोड़ा सा वर्णन किया होगा। तो जरा मुझे बताओ, क्या स्तूप के बारे में आप जानते हो? और इस तरीके से अगर नोट्स आपको मिल जाए तो क्या लिखने में मजा नहीं आएगा? प्रश्न अच्छे नहीं होंगे? पहला ही मिलेगा आपको धमेक स्तूप। कहां पर है? 3-4 बातें मैंने इस तरीके से पॉइंट वाइज कर दी। आप भी ऐसे लिख सकते हो या फिर कोई भी डिजाइन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करो, एक उत्तर प्रदेश का मैप बना दो। जी हां, ऐसे करके एक उत्तर प्रदेश का मैप बना दिया। ये निकाल दिया हमने बलिया का छोर, ये हो गया शामली, ये हो गया सहारनपुर, ये हो गया सोनभद्र, ये हो गया ललितपुर। लोकेशन पता होनी चाहिए ना, मैप पे देखते ही धमेक स्तूप की बात हो रही है, यहां पे कहीं इंडिकेट कर दो कि सर ये रहा धमेक स्तूप। अब इसके बारे में चीजें ऐसे करके लिख दो कि पहला पॉइंट इसमें सारनाथ में स्थित है, ठीक है, ऋषि वाराणसी में। इसका निर्माण जो है कि गुप्त शासकों के द्वारा। देखो, धमेक स्तूप जो होता है ना, वो मुख्य रूप से बनता तो अशोक के काल में है, लेकिन उसको बाद में जो है कि चौखंडी स्तूप या इनके नाम से और अपडेट किया था गुप्त काल में। तो दोनों लोगों का योगदान हो जाता है। बुद्ध ने यहाँ ऋषिपत्नम पार्क में अपना पहला उपदेश दिया और अष्टांगिक मार्ग प्रस्तुत किया। अभी तक बहुत सारे बच्चों ने प्रीलिम्स के लिए केवल इतना ही पढ़ा था कि सर सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन नाम का पहला उपदेश दिया, लेकिन अष्टांगिक मार्ग का जो विचार था वो भी यही दिया। और इसकी दीवारों पर मनुष्यों और पक्षियों की नक्काशी मिलती है और इसका अन्य नाम धर्मराज का स्तूप भी है। धर्मराज का स्तूप। तो ऐसे करके हो गया।
चौखंडी स्तूप भी वहीं बनारस में ही है, जो विशाल मिट्टी का टीला है। इसमें एक अष्टकोणीय मीनार से घिरा भवन है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने किया, जबकि इसकी खुदाई कनिंघम के द्वारा कराई गई। इसको बता दिया। एक कुशीनगर है। अब कुशीनगर सर यहाँ आ जाते हैं महाराजगंज के पास। यहाँ पे आप लिख दो रामाभार स्तूप, इसकी जानकारी लिख दो, या कुशीनगर स्तूप, जो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित है। परिनिर्वाण की घटना का डेट लिख दो, ये भी हो सकता है। रामभर स्तूप कुशीनगर में स्थित है। बौद्ध मान्यता के अनुसार बुद्ध का अंतिम संस्कार यहीं हुआ। तो ये दोनों स्तूप कई किताबों में एक ही माने जाते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर एक कपिलवस्तु स्तूप सिद्धार्थनगर की लोकेशन पे आता है, जो नेपाल बॉर्डर के पास है। बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर निर्मित है ये सिद्धार्थनगर जिले में। और भी अगर कोई स्तूप याद आ रहा हो तो वो लिख दो, नहीं तो 4-5 लिख दिए, एग्जामिनर को पसंद आ गया, क्वेश्चन में आपने 2-2 डायग्राम बना दिए। एक डायग्राम बनाया सर आपने, 1 मिनट, इस पेज की जरूरत नहीं थी मुझे, बस हो गया। एक डायग्राम यहां बना दिया, एक डायग्राम यहां बना दिया, चीजों को पॉइंट आउट कर दिया, बता दिया, आसान खेल हो गया। क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल एक प्रश्न आना ही आना है। इस तरीके से लिखो, कहीं नंबर गलत नहीं होंगे। 8 नंबर का प्रश्न होगा, 5 नंबर मिलेगा। 12 नंबर का प्रश्न होगा, 7 नंबर आराम से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हालांकि इतना नंबर खींचने के लिए भी ना इस तरीके का पूरा मक्खन कंटेंट जो है एक जगह लिखना पड़ता है, मक्खन की तरह। खाली आप स्तूप के नाम लिख दोगे नहीं चलेगा, स्तूप के अंतर्गत 2-2 बातें भी लिख दो, एग्जामिनर को मजा आएगा, पता रहेगा यार कि उसको पता है, क्योंकि वो वहां पे एक्चुअली क्या चेक कर रहा है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ साथ वो टाइम मैनेजमेंट चेक कर रहा है कि सभी बच्चों को 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने हैं, लेकिन एक बच्चा जो आप है, आपने 3 घंटे में 20 क्वेश्चन भी लिखे, फ्रेमिंग भी अच्छी की, प्रेजेंटेशन भी अच्छा किया और अतिरिक्त फैक्ट भी दिया है जो आपको पता है। वहीं दूसरा बच्चा 3 घंटे में 18-19 क्वेश्चन लिख रहा है, प्रेजेंटेशन एवरेज लेवल का है, फैक्ट जो है कि कुछ गलत है या फिर कोटा पूर्ति है, तो डेफिनेटली नंबर आपको अधिक मिलेगा, सिलेक्शन आपका होगा। तो ये चीजें वो पसंद करते हैं, ये चीजें आपको समझनी होंगी। चलो, अब यहां पे हमने मौर्य काल के बारे में बेसिक क्या देखा, स्तूप देखा, अशोक का स्तंभ देख लिया। अब आ जाओ मौर्योत्तर काल। ठीक है, ये मौर्योत्तर काल नहीं होगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, अब यहां पर जरा मैं एक बार इसको इरेज कर दूं। मौर्योत्तर काल क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की वास्तुकला पढ़ रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश की वास्तुकला में हम टाइम पीरियड के हिसाब से बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पाषाण काल को देखा, हड़प्पा काल को देखा, बौद्ध धर्म में आ गए, बौद्ध धर्म की वास्तुकला कह दो या मौर्य काल की वास्तुकला कह दो। अब हम मौर्य के बाद मौर्योत्तर देखेंगे, फिर गुप्त देखेंगे, फिर गुप्तोत्तर देखेंगे। तो मौर्य काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो मूर्ति काल थी। मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला, और ये जो मूर्ति बुद्ध मूर्ति काला कई जगह हो जाती है टाइपिंग में, मतलब टाइपिंग तो नहीं कहूंगा, लिखने की मिस्टेक हो जाती है। ये मुख्यतः 3 शैलियों का उद्भव होता है मौर्योत्तर काल में, जिसमें एक शैली गांधार शैली, अमरावती शैली, मथुरा शैली। अब उत्तर प्रदेश की जो सबसे महत्वपूर्ण शैली थी ना, वो थी आपकी मथुरा शैली। तो भैया मथुरा शैली को हमें पढ़ना पड़ेगा। हम क्रोनोलॉजी के साथ तो आगे बढ़ रहे हैं। मैंने शुरू में ही क्या कहा था, उत्तर प्रदेश का क्या वास्तुकला का इतिहास पढ़ना है, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला का विकास क्रम पढ़ना है। तो मैंने बौद्ध काल पढ़ लिया, मौर्य काल पढ़ लिया, मौर्योत्तर भी तो पढ़ लूं। तो उत्तर प्रदेश में मौर्योत्तर काल के दौरान मथुरा में मूर्ति कला का विकास हुआ, और उस मूर्ति कला में सबसे ज्यादा योगदान बुद्ध की मूर्तियों के लिए मिला है। तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं, मूर्ति कला की मथुरा शैली। ठीक है, इसका विकास मुख्य रूप से कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में मुख्य रूप से विकसित हुआ। यहां पर बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म, हिंदू धर्म की मूर्तियों का विकास हुआ है। अब इसी लाइन को आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो, इसके लिए एक शब्द लिख सकते हैं, सर्वधर्म संभाव, या यूं कहे कि धार्मिक नहीं, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब एक ऐसा शब्द बताना है कि जो सभी धर्मों के धार्मिक सद्भाव कह सकते हैं। चलो, हाँ, धार्मिक सहअस्तित्व। ठीक है, धार्मिक सद्भाव कह सकते हो, या आप इसको धार्मिक सहअस्तित्व, मतलब विभिन्न प्रकार के धर्मों का सहअस्तित्व था। कुषाण के कनिष्क जो शासक थे, राजा थे, वो स्वयं बौद्ध धर्म को मानते थे, परंतु उन्होंने जैन धर्म, हिंदू धर्म की मूर्तियों का भी सम्मान किया। उनकी भी मूर्तियां यहाँ पे निर्मित हुई हैं, उनके देवी देवताओं की। यानी ये कहीं ना कहीं धार्मिक सद्भाव और धार्मिक सहअस्तित्व, धार्मिक संवेदनशीलता का प्रमाण है कि हमने किसी भी दूसरे धर्म का विरोध नहीं किया, सबके साथ जो है कि अस्तित्व एक साथ बनाए रखा। यही चीज तो यहाँ चेक करनी है। ठीक है, इनकी विशेषता, बुद्ध की पहली मूर्ति जो मिलती है मथुरा शैली में मिलती है। बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा शैली में निर्मित होती है। इसमें संस्कृति, धर्म और कला की त्रिवेणियों के दर्शन होते हैं। मतलब
उत्तर प्रदेश की संस्कृति भी देखने को मिलती है, तीनों धर्मों की संस्कृति देखने को मिलती है, धर्म देखने को मिलता है, कला मिलती है। इसका क्षेत्रीय विस्तार अहिछत्र जो वर्तमान में बरेली वाला क्षेत्र है, ठीक है, रोहिलखंड का रीजन, श्रावस्ती नेपाल बॉर्डर के पास, कौशाम्बी वाराणसी तक मिला है। यानी केवल और केवल ये मथुरा तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम बुद्धिस्ट जो प्लेस है वहां तक इनका पूरा विस्तार देखने को मिलता है। बुद्ध की मूर्तियों के विविध रूप भी यहां पर दर्शाए गए हैं। और ये कई बार प्रश्न प्रीलिम्स में यूपीएससी पूछता है, पीसीएस पूछता है कि भैया भूमि स्पर्श मुद्रा का क्या मतलब है। जब वो ज्ञान ले रहे होते हैं, समाधि में बैठे होते हैं, तो भूमि माँ को जो है कि स्पर्श करके परीक्षा लेते हुए जो है कि उनकी प्रतिज्ञा लेते हैं, और एक जो उनके पीछे जो है कि मारध्वज होता है, कौन सा एक होता है राक्षस जो उनकी प्रतिज्ञा को भंग कर रहा होता है समाधि को। अभय मुद्रा, आशीर्वाद देते हुए अभय मुद्रा, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, स्थानक मुद्रा, इनकी खड़ी हुई मुद्रा जो है, ठीक है, इन सभी के प्रमाण मिलते हैं। तो बताओ मुझे, क्या मौर्योत्तर काल की जो मथुरा शैली पूछेगा तो क्या आप इनके बारे में नहीं लिख सकते हो? प्रश्न ऐसे ही आता है कि भैया मथुरा की मूर्ति कला की विशेषताएं बताओ, मथुरा की मूर्ति कला शैली की विशेषताएं बताओ। तो ये रहा मथुरा की मूर्ति कला शैली का विकास। यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन लिखो, ये इनकी विशेषता हो गई। और मूर्ति निर्माण में लाल चित्तीदार एवं सफेद चित्तीदार पत्थरों का प्रयोग होता था, और ये पत्थर मुख्य रूप से राजस्थान से लाए जाते थे, क्योंकि मथुरा आगरा राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, और वहां पर इस तरीके के पत्थर लाल चित्तीदार और सफेद चित्तीदार पत्थर मिलते थे, क्योंकि बलुआ पत्थर तो आपको मिर्जापुर के रीजन से मिलेंगे। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? पहले ही बताओ। और भी देख लो, और भी इसमें विशेषताएं हैं, और देख लेते हैं। बुद्ध की प्रतिमा प्रायः प्रभामंडल युक्त, अलंकरण युक्त और बाल और मूछ विहीन भी प्रदर्शित की गई। प्रभामंडल का मतलब क्या होता है? जहां पे बुद्ध खड़े हैं उनके पीछे एक गोल सा जो है कि लालिमा टाइप का चमक रहा है, जैसे भगवान के रूप में उनको दिखाया गया है। इस शैली में निर्मित कनिष्क की भी सिर रहित, यानी कि पूरा धड़ तो है लेकिन गर्दन नहीं है, महाराजा धीराज देवपुत्रों कनिष्कों के नाम से अंकित की गई है। जैन धर्म से संबंधित, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में ही जैन धर्म हिंदू धर्म का भी जिक्र किया है, तो एक दो प्रमाण उनके भी देने पड़ेंगे, जो सामान्यतः चौकोर पत्थरों पर निर्मित की जाती थी, और इस चौकोर पत्थर को पट्टिका कहा जाता था। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक चौकोर पत्थर बना दिया और इसी पे जो है कि किसी भी देवी देवता की क्या कर दी, एक मूर्ति बना दी जैन धर्म की, तो ये जो होता था पत्थर, ये मुख्य रूप से पट्टिका कहलाता था, जिस पर इनको रखा जाता था। हिंदू धर्म से समय सूर्य प्रतिमा, चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा, संकर्षण की मूर्ति, इन सभी का निर्माण किया गया, और इस शैली में शारीरिक भाव भंगिमा, मौलिकता, सुंदरता, कलात्मकता पर बल दिया गया है। इसीलिए भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो अलग अलग क्रम में आपको देखने को मिलती हैं, क्योंकि इनमें शारीरिक भाव भंगिमा भी देखने को मिली, मौलिकता भी है, सुंदरता भी है, कलात्मकता भी, इन सभी चीजों का विकास देखने को मिला। मजा आया? चलो, तो आज हमने चार पॉइंट कवर किए। जैसे पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला का विकास और महत्व, क्रोनोलॉजी आपको बतानी थी। दूसरा हमने पढ़ा कि किस तरीके से, ठीक है, बौद्ध वास्तुकला है, मौर्य वास्तुकला, जिसमें अशोक का स्तंभ पढ़ा, स्तूप को पढ़ा, स्तूप की संरचना पढ़ी, उसके कुछ और भी स्तूप के एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, ठीक है, कुछ स्तूप के एग्जाम्पल, फिर मौर्योत्तर काल में जो है कि मूर्ति कला। तो 3 प्रश्नों को आज हमने कवर कर लिया है, और कल हम, मेरे मित्र, अब क्लास रोज मिलेगी, प्रॉमिस है यार, एक आध दिन भी गैप नहीं करूंगा, चाहे रात में 3 बजे ही बनानी पड़े, लेकिन गैप नहीं करूंगा, पक्की बात है। और अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ेंगे? मंदिर पढ़ेंगे, क्योंकि भैया मंदिर भी तो वास्तुकला का प्रमाण है ना। तो हम उत्तर प्रदेश के मंदिर पढ़ेंगे सारे के सारे, तो इनको हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो मंदिर हैं इसको हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए जो सबसे बेस्ट सीरीज आपके लिए मैं चला रहा हूँ, घटना चक्र शॉर्ट नोट्स की है, उसकी क्लासेस कर लो, जरूरत पड़े तो उसकी पीडीएफ ले सकते हो। इसकी पीडीएफ लेने के लिए मैं नंबर लिख देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर टीम का 8527594636। इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर लेना मेरे भाई, तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज के माध्यम से। तो सारी डिटेल इस पे मिल जाएगी, प्राइस लिस्ट, डेमो वगैरह हर चीज, और जीएस पेपर 1 से लेकर 6 तक पूरा कंप्लीट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।